हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जेके एसएसबी जेके पीएसए के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया पर एमसीक्यूज। तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही है कि आपको एमसीक्यूज फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेकेपीएसआई के टेस्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस आपकी हमारी देखने को मिलेंगी आपके जेकेएसएसबी के जेकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप पता है कि आज स्टेनोग्राफर का पेपर था, तो जैसे ही पेपर हमें मिलेगा हम इसका वीडियो का रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि उस पेपर को देखना या उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका जो सिलेबस था वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत क्या, तो मैक्सिमम की बात करूँ, वो मैच करता है आपका जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो चीज़ें हमें मिलेंगी तो हम जेके प्रैक्टिस पर क्लासेस उसकी लेके ज़रूर आएँगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 बहुत ही अच्छा गया। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर लेक्चर नंबर 2 कब तक आएगा? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम का एक लास्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे पॉलिटिकल के, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे कम समय में। तो देखते हैं, कल का दिन है, कल आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, ये सारा आपको पता चल जाएगा। मेन जो एडमिट कार्ड होंगे वो 3 दिसंबर से आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए स्क्रीन पर देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है? अगर इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेटेड, अपॉइंटमेंट किया जाता है तो किया किसकी तरफ से जाता है, ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ी देर आप रुकिए। सबसे पहले आपने, जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं तब तक यहाँ पे रुका हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर जो भी है ABCD जो पता है आपको वो कर दो। जिनको नहीं पता है वो गूगल करके वीडियो को एंड में कर देना, वीडियो को देखने के बाद कर देना। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? इलेक्टेड है, सिलेक्टेड किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है या फिर अपॉइंटेड किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको किया जाता है अपॉइंटेड। क्या जाता है? अपॉइंटेड उनको किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको अपॉइंटेड किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये भी आपको काफ़ी ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल, अनुच्छेद जैसे वो बोलते हैं 75 के अकॉर्डिंग, 75 के रिगार्डिंग ये चीज़ें पूछी जा सकती, ठीक है। आर्टिकल 75 जो है हमें बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके द्वारा? President of India is a free to appoint any another as a prime minister. President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as a prime minister. Okay, तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। मेजोरिटी होनी चाहिए पर पार्टी इन दी लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जनरली क्या है? नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस? क्या है ये? या जो आपके सामने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपने रिलेशंस पढ़े होंगे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर पढ़ा होगा, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि इन रिलेशन टू कौंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपके हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई बाय द वे वो रिज़ाइन कर देता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनका रेजिग्नेशन जो होता है कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो उनका भी ऑटोमेटिकली हो ही जाता है अगर प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मेन वायर है इन सब की, ठीक है। अगर वो ही टूट जाती है तो सारे ही टूट जाते हैं, ठीक है। तो उनको अलग से उसको उसके लिए रेजिग्नेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई बाय द वे किसी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, उसके लिए PM डिसाइड करेंगे कि उसकी वैकेंसी को फिल करना है, नहीं करना है, कितने समय के लिए करना है, ये उन पर डिपेंड होता है, ठीक है। आपने पढ़ा पावर्स एंड फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर के इन रिलेशन टू कौंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट के साथ क्या प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन होते हैं, और पार्लियामेंट के साथ क्या सिस्टम होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ का हेड होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका रिलेशन जो बताता है कि पार्लियामेंट्री के साथ क्या है, तो वो है लीडर ऑफ द लोअर हाउस। तो इसका क्या आएगा? मेंबर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन, आपको ये भी लग रहा हो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है।
तो ये भी लग रहा होगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा। जब आपने लोकसभा राज्यसभा पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि प्राइम मिनिस्टर आल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, बट मेन क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। अब आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किस चीज़ के हेड हैं। वो नीति आयोग हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो गया, नेशनल कमीशंस फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, इन सब के वो कौन है, हेड कौन है इनका, प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनका हेड कौन है, तो वो है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। इन इंडिया ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस। अगर कोई मेंबर हमारा है, मिनिस्टर है कोई, वो ना तो किसी आइदर हाउस का मेंबर है, कहने का मतलब ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर है, फिर क्या होगा, तो वो बिल सीज टू बी ए मिनिस्टर आफ्टर, उसको सीज किया जाता है मिनिस्टर को आफ्टर कितने, यानी कि वो 6 मंथ तक अपना ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन की गई है। प्राइम मिनिस्टर का भी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे वो चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ़ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ दी मेंबर्स ऑफ। किसके मेंबर्स इस चीज़ को रिज़ाइन अगर करता है, मोशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ, किसके मेंबर इसको पास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि राज्यसभा की नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज ए पार्लियामेंट्री मोशन दैट इज मूव्ड इन दी लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल। उसके एंटायर काउंसिल में कौन जाता है, लोकसभा के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रहे हो क्वेश्चन। देखिए, जब तक आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए एक मिनिमम एज ज़रूरी है, वो क्या होनी चाहिए, 21, 25, 30 या फिर 35। देखिए, मैंने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या हैं, लीडर ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के वो लीडर हैं। ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए टाइम कितना है, सॉरी, लीडर ऑफ दी लोकसभा, लोकसभा के लीडर हैं। ठीक है, और इनका मेंबर बनने के लिए एज कितनी चाहिए, 25। ठीक है, तो 25 द मिनिमम एज, कम से कम मिनिमम एज क्या है, 25। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज ऑन द ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज ये बताता है। इनके सिर्फ 3-4 आर्टिकल्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका यह प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताता है। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट पे, यहाँ पे बाई द चीफ जस्टिस करता है। बताइए जल्दी से। अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है। अगर मैं ऑडिटर जनरल की बात करूं ऑफ इंडिया की, अगर मैं चेयरमैन मेंबर्स करूं यूपीएससी की, इलेक्शन कमीशन की बात करूं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, बट किसकी रिकमेंडेशन से, किसके एडवाइस पे, वो करेगा आपका पीएम की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उसको अपॉइंट करेगा। ये किस किस को अपॉइंट कर सकता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर से होते हैं, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन के, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड क्या होता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, बस सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जजेस को कौन अपॉइंट करता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और ड्यूरेशन वगैरह, बस इतना ही पूछेगा आपको। क्योंकि जेके पीएससी के एग्जाम है तो आपको इतना टफ तो नहीं पूछा जाएगा कि आपकी फाइनल सिलेक्शन को जो चीज़ें डिसाइड करेंगी। मेन चीज़ें होंगी, अगर आपने कोई भी नॉर्मल सी बुक भी पढ़ी है तो आपकी चीज़ें वहाँ पर भी कवर हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक तो होता है हाई कोर्ट। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, फिर इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड कब किया गया था, सबसे पहले जनवरी 28, 1950 में। ठीक है,
और इसने सुसीड किया किसको, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट आर्टिकल में आता है, 124 टू 147 के 124 से 147 के पार्ट किस में आता है, 5th पार्ट में ही आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है जी। और ये अपेक्स बॉडी है जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, और इसमें कंसिस्ट होते हैं आपके चीफ जस्टिस होता है एक, और 33 अदर जजेस होते हैं। कितने होते हैं, 33 अदर जजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट कर लेता है। सीनियर जजेस को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। किसकी तरफ से, आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के थ्रू, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनकी कंसल्टेशन के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है कौन, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे आपको सीखने को चीज़ें मिली होंगी कि प्रेसिडेंट का कितना बड़ा रोल है। तो 33 जजेस होते हैं, तो अदर जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट करता है। मैंने आपको बताया कि सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, जो अदर जजेस होते हैं उनको कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक चीज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी ओथ और ओथ वगैरह वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और रिटायर जज की जो ऑफिस होता है वो 65 ईयर्स की एज तक उसको होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और रिमूवल जो जजेस होते हैं वो आइदर हाउस कर सकता है, लोकसभा भी राज्यसभा भी ये कर सकता है। फिर उसका रिकमेंडेशन उनको ये देखने को मिलता है कि कितने फेवर में लोकसभा के कितने मेंबर इसमें होने चाहिए, 100 होने चाहिए आपके लोकसभा के, 15 होने चाहिए आपके राज्यसभा के, फिर 2/3 मेजोरिटी होनी चाहती है प्रेजेंट वोटिंग की। फिर उसके बाद ये सिस्टम सौंपा जाता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट फिर उसकी रिमूवल करता है। उसके बाद आता है पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विजिटेशन। किसके हाथ में ये चीज़ है कि वो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर को इंक्रीज कर सकता है, जल्दी से बताएं। तो वो कर सकता है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ कैन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव। ये चीज़ मैंने अभी बताई। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस जो सुना होगा ध्यान से, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मार्क करेंगे। जल्दी से इसका आंसर मार्क करो। Why the will of the Chief Justice? Why the President? Why the President on the recommendation of the Chief Justice of the Supreme Court? Why the President on the recommendation of the Parliament? मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव करेंगे तो क्या होना चाहिए, कौन कर सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, और नॉट लेस देन दी 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 100 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए लोकसभा के, और राज्यसभा के 50 से कम नहीं होने चाहिए राज्यसभा के। याद रखना ये दो कंडीशन है, ठीक है। दोनों हाउसेस की जो मेजोरिटी वो 2/3 होनी चाहिए ऑफ दी मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग में, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट की। प्रेसिडेंट करता है पर किसकी रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अगर उस एग्ज़ाम में अगर वहाँ पे अगर ऐसा होगा कि हो सकता है वहाँ पे पार्लियामेंट ऑप्शन ना हो, सिर्फ प्रेसिडेंट हो, जैसे यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन थे, ये भी था और ये भी था। अगर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा तो वहाँ पे आप प्रेसिडेंट को टिक कर कोगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल काम तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही करता है। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, बताइए जरा। स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होता है, वो होता है क्या, वो होता है आपका गवर्नर। और गवर्नर बनने की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। और गवर्नर से जो आर्टिकल डील करता है वो 153 टू 167 करता है, और पार्ट आपका 6 है, ठीक है। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, लाइक द प्रेसिडेंट ही हैज़ ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, बट ये स्टेट का होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
बस इसमें बाकी और क्या चीज़ें हैं कि जो अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट करता है स्टेट का ही, इसको कौन करता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे, इनको कौन अपॉइंट किया, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। ठीक है, 35 ईयर्स होनी चाहिए इनकी, और टर्म जो ऑफिस पीरियड है वो 5 ईयर्स ही इनका है। कितना है? 5 ईयर्स, 5 ईयर्स ही है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग द एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर, गवर्नर को कौन इसकी ओथ दिलवाता है, यानी कि कौन इनकी ओथ एंड अफर्मेशन को कंडक्ट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है, आउट गोइंग द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, कौन करता है इसका, जल्दी से बताएं। अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो वेट फॉर आंसर, रुक चाहिए। हिज ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट का, जिस स्टेट का होगा उसके चीफ जस्टिस होंगे, वही उससे ओथ की अफर्मेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है कि टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटर डिस्टर्बेंस से उस चीज़ को वो जिम्मेवारी रहती है कि उस स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, 352 और 360। अब आपके लिए एक मेन होमवर्क पता क्या है, इन तीनों आर्टिकल के बारे में आपने स्टडी करनी है। तो इसका राइट ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 355। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हो सकता है इसका आंसर नेशनल इमरजेंसी हो, पर ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं, तो हो सकता है इसका, तो इसका आंसर क्या है, 355 के अंडर ये चीज़ें आती हैं, आर्टिकल 353। ठीक है, तो इन तीनों आर्टिकल के बारे में आपने पता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको बोलते हैं वो वाले आर्टिकल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जेके एस भी आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन है वो, जल्दी से बताएं। तो वो आपका हो जाएगा कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़े ऑप्शन में को देख के मुझे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसका राइट ऑप्शन है। तो राज्यसभा जो है वो भी कैन नॉट डिसॉल्व होती है, उसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा भी दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा भी जो है वो कैन नॉट बी डिसॉल्व है, जिसका डिसोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे ऑप्शन डी लग रहा है। आपकी क्या राय है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनैगोरेटेड इन इंडिया, मैंने अभी बताया 28 जनवरी 1950, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल आर्नी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, किस कंसर्न के थ्रू, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, सब स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, कुछ मेजोरिटी ऑफ स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, विदाउट द कंसेंट एनी स्टेट। जब पार्लियामेंट को कोई डिसीजन या फिर कोई लॉ बनाना होगा उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी स्टेट का कंसेंट लेने की, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द एनी स्टेट। हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ दी, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों में वो वोट कर सकता है। elected member of lower house of the parliament, elected member of the upper house of the parliament, elected member of the upper house and state legislature, elected member of the lower house of the state legislature। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बस इतना ही याद रखो, इनके ज़्यादा बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कितने सेशंस होते हैं इनके, ट्वाइस इन ए ईयर होते तो हैं। इनका गैप क्या होता है, तो वो होता है आपका 6 मंथ का गैप। क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ये जो सेशन है कि ये ट्वाइस सेशन कौन बनाता है, किस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, ये फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन,
राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन। सर आपने बोला कि राज्यसभा का तो कोई डिसोल्यूशन है ही नहीं है, तो ना तो वहाँ पे प्रेसिडेंट काम आ सकता है, ना तो वाइस प्रेसिडेंट, ना सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका टर्म पीरियड क्या रहता है? 6 ईयर्स रहता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज के सिलेक्शन में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट होता है, तो देखेंगे अब हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उनको भी हम कल के लेक्चर में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। तो पॉलिटिकल के ये रह गए हमारे क्वेश्चन। पॉलिटिकल के अब देखते हैं, जो बाकी के टॉपिक्स आपके बचते हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी, और साथ में अब इकॉनमी पर भी फोकस किया जाएगा, इंडियन इकॉनमी जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने होमवर्क के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए कि आर्टिकल 356, 352 और 360, इनके बारे में बताना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपने बताना है। और साथ में ये क्वेश्चन आपने बताना है, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या पीरियड रहता है? 3 साल का, 5 साल का? 3 का तो होगा नहीं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे आपको कल नए लेक्चर के साथ। और हाँ, कल जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी टाइम तक शायद आपको आपका एग्ज़ाम सिटी डेट कंफर्म हो जाएगी JKPSC की। जैसे ही अगर नोटिफिकेशन कोई ऐसा आएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।